जब इंटरनेट की बात आती है तो रैंडम तथ्य शायद बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आप आखिर कैसे पता लगाएं कि दिखाई गई जानकारी सही है या फालतू? शुक्र है कि आपके लिए ये काम आसान हो गया है, क्योंकि अब ये मेरा काम है कि मैं आपको कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक फैक्ट बताता रहूं। एरिज़ोना में गधों का बाथटब में सोना गैर कानूनी है। कानून हमेशा किसी कारण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तक कि सबसे चतुर दिमागों को भी ये कल्पना करने में परेशानी हो सकती है कि एरिज़ोना राज्य में गधों को बाथटब में सोने से क्यों रोकते हैं। आखिरकार इस मासूम जानवर ने किया क्या है? तो कहानी कुछ यूं है कि 1924 में किंगमैन शहर के पास एक बांध टूट गया था, जिससे बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से एक बेचारा बाथटब में बैठा हुआ गधा तैरता हुआ खाई में जा गिरा। ये जल्दी पता चल गया कि वो गधा एक टब में चढ़ गया था, जो कि उसके मालिक के घर के बाहर ही पड़ा हुआ था, और उसमें बैठकर झपकी उसने ले ली। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शहरवासियों ने गधे को बाथटब से बचाने के लिए इतना बड़ा खर्चा किया कि उन्होंने इसके बाद इस तरह की थकाऊ घटना को फिर से होने से रोकने के लिए एक कानून बनाने की मांग कर दी। उसी समय से यह आदेश दे दिया गया था। हालांकि वे खड़े हो सकते हैं और नहा भी सकते हैं, लेकिन एक गधे को कभी भी बाथटब में नहीं सोने दिया जाएगा। बेचारे गधे की इस बात में कोई सुनवाई भी नहीं थी। मध्यकालीन यूरोप में जानवरों का परीक्षण किया गया। साल 1457 में फ्रांस के सविंगी में गांव वालों ने देखा कि एक मां अपने 6 साल के बच्चे सुअरों के साथ कैसे एक 5 साल के बच्चे पर हमला करके उसको मार देती है। एक बार कब्जा कर लेने के बाद सुअरों के परिवार को मुकदमे के लिए बुलाया गया, जहां वे 2 अभियोजकों, प्रोसिक्यूटर्स, 8 गवाहों और यहां तक कि सुअर के लिए एक बचाव पक्ष के वकील के साथ लैस हाई कोर्ट में गवाही देने के लिए एक वास्तविक न्यायाधीश के सामने खड़े थे। आखिरकार उस मां सुअर को गैलोस पेड़ से उसके पीछे के पैरों से लटकने की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी छोटे सुअरों को बरी कर दिया गया था। मानो या न मानो, ये यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य तक आम बात थी, जहां कानून तोड़ने वाली गायों, कुत्तों, बकरियों, सुअरों और घोड़ों की नियमित रूप से मनुष्यों के सामने कानूनी कार्रवाई की जाती थी। हालांकि परीक्षण पर जानवरों से खुद के लिए बोलने की उम्मीद नहीं की गई थी। उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और उनका क्या अपराध था, इन सब चीजों को उनके सामान्य अच्छे स्वभाव के साथ जोड़कर उनकी सजा पर विचार किया जाता था। जब सुअरों ने बॉक्स में जोर से घुरघुराते हुए कटघरे में बुरा व्यवहार किया, तो ये उनके खिलाफ भी गिना जाता था। सुनने में ये कितने बकवास लग रहा है ना, कि आखिर सुअर को कटघरे में खड़ा करने का मतलब ही क्या था। समुद्री डाकू आई पैचेस क्यों पहनते थे? यदि आपको समुद्री डाकू थीम वाली फैंसी ड्रेस पार्टी में बुलाया जाता है, तो पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो शायद एक काला आई पैच होगा, है ना? लेकिन समुद्री लुटेरे आखिर इन्हें पहनते क्यों थे? क्या ये मान लेना चाहिए कि अधिकांश समुद्री लुटेरे ने किसी समय तलवारबाजी की वजह से एक आंख खो दी थी? अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पता चला है कि इस फैशन एक्सेसरी के पीछे वास्तव में एक बहुत ही स्मार्ट उद्देश्य था। दिन भर एक आंख को ढककर रखने का मतलब था कि समुद्री डाकू डेक के नीचे जाने पर बेहतरीन तरीके से देख सकते थे, जो कि हमेशा अंधेरे से गुम रहता था। किसी भी इंसान की आंख को तेज धूप से एकदम से अंधेरे में देखने के लिए पूरी तरह से अनुकूल होने में लगभग 25 मिनट लगते हैं। इसलिए अगर कोई लड़ाई डेक के बजाय नीचे की ओर शुरू हो जाती है, तो ये महत्वपूर्ण था कि उनको ढंग से दिखाई दे। ऐसी किसी कम रोशनी की स्थिति के लिए अपनी आंखों को हमेशा तैयार करने के लिए समुद्री लुटेरे अपनी दैनिक दृष्टि का 50% बलिदान कर देते थे। क्या आप में इतना दम है? सल्वाडोर डाली ने कभी बिल उठाया ही नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी प्रसिद्ध हैं, आपको भी बाहर किसी जगह खाना खाने के बाद बिल उठाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप सल्वाडोर डाली हैं तो जाहिर है आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इल्जाम है कि ये मशहूर मूंछों वाला इंसान हमेशा मुफ्त का खाना खाने का आदी हो गया है और बहुत बार अपने दोस्तों के साथ अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स में जाकर पार्टियां देता है, क्योंकि उसको कभी पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। आखिर उसने ऐसा किया कैसे? ये हमेशा खाना खाने के बाद बिल मांगता था, फिर चेक पर पूरे पैसे लिखकर चुपके से उसके पीछे एक चित्र बना देता था। रेस्टोरेंट छोड़ने से पहले डाली को पता होता था कि वेटर कभी भी उसके मूल्यवान कलाकृति वाले चेक को देखने की मेहनत करेगा, और ज्यादातर उसका ये अनुमान सही साबित होता था। अगर आप अकेले मर जाते हैं तो आपकी बिल्ली आपको खा जाएगी। ज्यादातर लोग एक पागल बिल्ली वाली महिला बनने से डरते हैं, लेकिन इस चीज के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि अगर बिल्ली पालने वाला एक अकेला इंसान मर जाए तो उसकी बिल्ली उसको खाने से पीछे नहीं हटेगी।
1992 में न्यू ऑरलियंस में अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज सम्मेलन में एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने समझाया कि अगर उन बिल्लियों को कोई खाना खिलाने वाला नहीं मिलता तो उन्हें उनके मरे हुए मालिक के सड़े हुए शरीर को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आ गया स्वाद। ये घटना जिस पोस्टमार्टम प्रेडिटेशन के रूप में जानी जाती है, पालतू जानवरों को वापस जंगली जानवरों में बदल देता है, क्योंकि आखिर भोजन भोजन होता है। ऐसे अनगिनत मामले सामने आए हैं जहां लोगों के प्यारे जानवर अपने मालिकों को ही खा चुके होते हैं और उसके बाद जाकर उनकी लाश पुलिस को मिलती है, जबकि कुत्ते आमतौर पर अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को खाने से पहले लगभग 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा इंतजार करते हैं। लेकिन बिल्लियों को केवल 48 घंटों के बाद ही अपना और पराया भूल जाना होता है और वे आमतौर पर आपकी नाक या होंठ जैसे नरम हिस्सों को खाना शुरू करती हैं। अगर तुम्हें अब भी बिल्लियों से नफरत नहीं हुई है तो फिर आपको भगवान ही बचाए। मधुमक्खियां आपकी आंखों के अंदर रह सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग बेवजह ही मधुमक्खियों से डरते हैं, आखिरकार उनके बिना दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आप इस भयानक कहानी को सुनने के बाद मधुमक्खियों के आसपास जाने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। अप्रैल 2019 में एक 28 वर्षीय ताइवानी महिला किंग मिंग कब्र स्वीपिंग उत्सव में एक रिश्तेदार की कब्र के चारों ओर दाने फेंक रही थी और उसी समय उसे लगा कि उसकी आंख में गंदगी का एक टुकड़ा आ गया है। लेकिन जब उसकी आंख बुरी तरह से सूज गई तो वो डॉक्टर के पास गई, जहां उसको उस महिला की आंख से किसी कीड़े की लात दिखने लगी। डॉक्टर होंग चीटिंग उसकी आंख में से 4 mm लंबे पंखों वाले कीड़े को बाहर निकाल कर चौंक गए, लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं था। इस लंबे से कीड़े को निकालने के बाद उसकी आंख से 3 और जिंदा मधुमक्खियां निकलीं। इस प्रकार की मधुमक्खी, जिसे हेलिक्टिड कहा जाता है, एक बम्बल बी से भी छोटी होती है और उन्हें स्वीट बीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर इंसानों के आंसुओं को अपना भोजन बनाकर उससे प्रोटीन्स लेती हैं। डॉक्टर टिंग का मानना है कि वे अचानक हवा के झोंके से उड़कर आ गई होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये औरत कैसे इन कीड़ों को महसूस नहीं कर पाई। कंगारू पीछे की तरफ नहीं चल सकते। मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, कंगारू वैसे भी नहीं चलते हैं, वे कूदते हैं। ठीक है, अब ज्यादा होशियार भी ना बने, लेकिन वे सच में पीछे की ओर नहीं कूद सकते। उनके लंबे पैर, अजीब तरह के आकार के पीछे के पैर और भारी पूंछ उनका किसी भी दिशा में चलना संभव बना देती है। इसलिए वे एक ही समय पर दोनों पैरों से धक्का लगाते हैं जिससे कि वो कूद सकें, और इस चीज को सॉल्टेशन कहा जाता है। हालांकि उनकी तगड़ी पूंछ उनको संतुलन बनाने में मदद करती है और एक तरह से उनकी तीसरी पूंछ भी मानी जाती है। लेकिन बुरी बात तो यह है कि उनके पीछे की तरफ चलने में भी ये पूंछ बाधा डालती है। कुछ लोगों का मानना है कि कॉट ऑफ आर्म्स जान पर कंगारू और ईमू को दिखता है, क्योंकि इनमें से कोई भी जानवर पीछे की ओर चलने में सक्षम नहीं होता है और इसलिए वो सबको ये बताना चाहता है कि उनका राष्ट्र जाहिर तौर पर लगातार आगे बढ़ने वाला राष्ट्र का प्रतीक है। एक स्कैंडिनेवियन शहर में मरना गैर कानूनी है। ठीक है, हमने पहले बहुत कुछ ही पागलों वाले कानूनों के बारे में सुना है, लेकिन ये वास्तव में सबसे बुरा है। जैसे कि 1000 पोलर बेयर्स के साथ जिंदगी बिताना कोई छोटी बात थी, अब इन 2000 लोगों को, जो कि लॉन्गेबियन के एक छोटे से शहर नॉर्वेजियन में रहते हैं, पर मर नहीं सकते। ये शहर, जो कि नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बिल्कुल बीचों बीच है, एक बहुत ही ठंडी जगह है और यही यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर देखा जाए तो फिर 1950s में एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज का पता चला था कि इस जगह पर 10 नई लाशें डिकम्पोज होने के बजाय बर्फ के अंदर प्रिजर्व हो जाती हैं। चीजें और भी ज्यादा तब खतरनाक हुई जब साइंटिस्ट ने ऐसे ही 1998 में मरे हुए एक इंसान की लाश से स्पेनिश फ्लू के लक्षण पाए, जो कि कुछ 1918 में फैली हुई बीमारी थी। वहां पर रहने वाले लोग लाशों में से इन बीमारियों के फैलने से इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने इस चीज पर रोक लगा दी थी कि अब किसी को भी वहां के चर्चयार्ड में दफनाने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जिस भी इंसान को यह अंदाजा होगा कि वो मरने वाला है, उसको पहले नॉर्वेजिया छोड़कर जाना होगा और वहीं जाकर अपनी आखिरी सांसें ले सकता है। बेल्जियम ने एक बारी मेल घरों तक पहुंचाने के लिए बिल्लियों को काम पर रखा था। 1870 में बेल्जियम के एक शहर में लीगे में बहुत ही बकवास फैसला लिया गया, जिसके हिसाब से अब बिल्लियों को डाकिया बनाने के लिए बोला गया था। जिन भी लोगों के पास पालतू बिल्लियां हैं, उनको ये चीज पता है कि बिल्लियां तो अपना नाम बुलाने पर भी नहीं सुनती। तो मेरी समझ से ये बात बाहर है कि आखिर सरकार ने क्या सोचकर बिल्लियों को डाकिया बनाया था। क्या उनको ये लगा था कि ये बिल्लियां सही मेल को उनके असली मालिक तक पहुंचा देंगी? इस शहर ने कुछ 37 ऐसी बिल्लियों को, जो कि नहीं लग रहा था कि इस काम के लिए बिल्कुल सही है, ये
से काम करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके गले में एक वाटरप्रूफ दांत के अंदर मील्स डाल दिए और उन्हें इनको डिलीवर करने के लिए छोड़ दिया गया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब इस फैसले को लिया गया था तो लोगों को इस प्लान में सिर्फ यही कमी लग रही थी कि ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ गलत होगा तो यही होगा कि कोई कुत्ता बिल्ली से लड़कर उन मील्स को खराब ना कर दे। लेकिन असलियत तो आखिरकार सबने देख ही ली। हालांकि एक बिल्ली ने अपने सही मालिक को 5 घंटे के अंदर मेल पहुंचा दिया था, लेकिन बाकी की बची हुई बिल्लियों को इस चीज को पूरा करने के लिए पूरा 1 दिन लग गया था। ये तो शुक्र है कि उन्होंने अब इस चीज को बंद कर दिया है, वरना ना जाने लोगों को उनके मेल्स कैसे मिलते। शेक्सपियर के माता पिता और बच्चे शायद अनपढ़ थे। विलियम शेक्सपियर अपने समय के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और मशहूर लेखक थे, लेकिन शायद ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि उनके परिवार वाले ना तो पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। हालांकि हमारे पास इस चीज को साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन शायद शेक्सपियर के माँ बाप जॉन और मैरी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा, क्योंकि जिस समय वो पैदा हुए थे, जिसको कि एलिजाबेथ एरा भी बोला जाता है, उस टाइम पर इन सब चीजों की जरूरत नहीं मानी जाती थी। कईयों का मानना है कि जो काम जॉन करते थे उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी था, लेकिन हम इस चीज को भी निश्चित रूप से बोल नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा अपने साइन करने की जगह पर एक निशान लगाते थे। साथ ही उन्होंने लैटिन भाषा भी बहुत अच्छे से सीखी थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां सुसाना और जूडिथ भी पढ़ी लिखी नहीं थीं। सुजाना ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपना सिग्नेचर ही कर सकती थीं। शायद शेक्सपियर अपनी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। जिन लोगों को अब हंसता हुआ सुनते हैं, शायद वो लोग अब मर चुके हैं। अगर आप भी फ्रेंड्स जैसे शोज के शौकीन हैं तो शायद आपको भी अभी तक पीछे से लोगों के हंसने की आवाजों को सुनने की आदत हो चुकी होगी। लेकिन शायद आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा कि जिन लोगों की हंसी के साथ आप भी हंसते हैं वो शायद अब मर चुके हैं। हाँ जी, जो लोग पीछे से हंस रहे होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग अब तक इस दुनिया से जा चुके हैं। लाफ ट्रैक का आइडिया 1950 में प्रचलित हुआ था, जब चार्ली डगलस, जो कि एक साउंड इंजीनियर थे, उन्होंने फैसला लिया था कि दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि लाइव ऑडियंस की गलत समय पर हंसने की वजह से काफी सारी मुश्किलें आ जाती थीं। इसके बाद ही ऐसा होना शुरू हुआ कि लोगों की हंसी को रिकॉर्ड कर लिया जाता था और फिर शोज के दौरान सालों तक उसी से रिकॉर्डिंग को चलाया जाता था। हालांकि कुछ सालों के बाद इन रिकॉर्डिंग में थोड़ा बदलाव लाया जाता है, थोड़ी सी हंसी को हटाकर नए लोगों के हंसने को इसमें डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी काफी लोगों की हंसी जो कि 1950 से चलती आ रही है वो आज भी इसमें इस्तेमाल की जा रही है। इसका तो साफ साफ यही मतलब है कि अगर आप ध्यान से सुने तो आप देखेंगे कि वही सेम हंसी जो कि आपको बेविस्ट में सुनाई दी थी, आजकल आ रहे शोज फ्रेजर में भी सुनाई देगी। कंगारू कभी कभी अपने बच्चों को फेंक भी देते हैं। अलग अलग जानवरों के अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कंगारू का खुद को बचाने का तरीका ज्यादा लोगों को नहीं मालूम, और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो अगर एक मादा कंगारू के ऊपर कोई जानवर हमला करता है तो वो खुद को बचाने के लिए और उस जानवर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी तरफ अपने बच्चे को उठाकर फेंक देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो उसका बच्चा मर जाएगा, है ना? जी हाँ, ये चीज जरूर हो सकती है कि उसका बच्चा मर जाए, लेकिन मादा कंगारू के हिसाब से अगर अपने बच्चे का बलिदान देकर उसकी जान बच सकती है तो उसे इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने में आपको एक बहुत ही घटिया चीज लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। असल में होता यूं है कि अगर वो मादा कंगारू किसी भी जानवर के द्वारा मारी जाती है तो वो आगे जाकर और बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उसको अपने बाकी बच्चों को बचाने के लिए एक बच्चे का बलिदान देना ज्यादा बेहतर लगता है। अगर कभी ऐसा होता है कि एक मादा कंगारू के बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसे उन सब का इकट्ठे ध्यान रखना पड़ता है, तो वो कभी कभार अपने किसी 1 या 2 बच्चों को छोड़ भी देती है ताकि वो उनकी जगह बाकी सबको परेशान होने से बचा ले। प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम कभी भी एक साथ एक ही विमान में यात्रा नहीं करेंगे। काफी लोगों को शाही खानदान की खबरों को जानने में काफी दिलचस्पी होती है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस खानदान में पैदा हुए लोगों को काफी सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनमें से एक नियम यह है कि प्रिंस चार्ल्स को अपने बेटे प्रिंस विलियम्स के एक साथ एक ही विमान में जाना पूरी तरह से मना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, ये सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है, क्योंकि अगर एक विमान जिसके अंदर दोनों प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम बैठे हों और वो किसी कारण से क्रैश हो जाए
तो एक ही बार में राजघराना संभालने के लिए दोनों राजा मर जाएंगे। इसलिए उनके साथ साथ राजघराने की रक्षा के लिए भी ये कदम उठाया गया है। और बिल्कुल यही चीज प्रिंस विलियम और उनके बेटे प्रिंस जॉर्ज के ऊपर भी लागू होती है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों इकट्ठे एक ही विमान पर गए हों, लेकिन इसके लिए भी उनको रानी की लिखी हुई परमिशन की जरूरत होती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रिंस विलियम को अभी तक छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी नानी से पूछना पड़ता है, बेचारा। क्या आपको भी कोई ऐसी चीज मालूम है जिसके बारे में आपको लगता है कि मुझे जानकारी होनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।